हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग शुरू कर रहे हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, दैट इज़ योर जीएस पेपर नंबर 4। इस पेपर नंबर 4 के जो टॉपिक्स हैं यानी जो सिलेबस है उसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर रखा है। हम लोगों ने कैटेगराइज भी किया हुआ था क्योंकि इसमें नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो लगभग 4 तरीके के टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। एक आपको मिलती है सोशियोलॉजी के टॉपिक, फिलॉसफी के टॉपिक, साइकोलॉजी के टॉपिक और लास्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक। तो बेसिकली ये 4 टॉपिक्स होते हैं जिनको मिला करके जो एथिक्स का सिलेबस है वो बनाया गया है लगभग। आपको ध्यान ये रखना है कि ये कोई ऑप्शनल का पेपर नहीं है और जितने भी सब्जेक्ट को इंटीग्रेट किया गया है वो सब अपने आप में एक ऑप्शनल के सब्जेक्ट हैं, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, साइकोलॉजी हो या फिर फिलॉसफी हो। ये जनरल स्टडीज़ है और जनरल स्टडीज़ का मतलब होता है कि आपको जनरल पर्सपेक्टिव लिखना होता है। सो यहाँ पर हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो अपने आंसर्स में और इनफैक्ट डिस्कशन में सिंपल लैंग्वेज यूज़ करेंगे। जो भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, जो करंट ओरिएंटेड एग्जाम्पल्स हैं, उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो आंसर रहे वो कोई बुकिश आंसर ना लगे, बल्कि ऐसा लगे पढ़ने वाले को कि आप एकदम इसी समाज में रहते हुए इस समाज को एक एथिकल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं और तब जाकर के जो आपका आंसर भी बनेगा वो अपने आप में काफ़ी वाइब्रेंट आंसर बनेगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग कई सारे करंट अफेयर्स बेसिस जितने भी हमारे पास एथिक्स के केस स्टडीज़ होंगे या जो भी इवेंट्स होंगे उनको इंटीग्रेट करेंगे। एथिक्स के पेपर को स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। 2-3 चीज़ों का मतलब ये हो गया कि आपको अपने दिमाग को थोड़ा शांत करना पड़ेगा। शांत करने का मतलब आपको वैल्यू न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी होगी। सो दिस इज वैल्यू न्यूट्रलिटी। वैल्यू न्यूट्रलिटी कहने का मतलब जब भी आप अपने आंसर में या जब भी इंटरव्यू या किसी भी डिस्कशन के दौरान में कोई अगर पॉइंट आता है तो आप उसे पर्सनल न लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि सपोज आप किसी एक स्टेट में रहते हैं और उस स्टेट में कोई ऐसी बात हो जाती है जो आपको डायरेक्टली पॉइंट आउट की जा रही हो। डू नॉट टेक इट पर्सनली। आप इसे एक जनरल पर्सपेक्टिव में लीजिए। आप इसे पर्सनल अटैक मत समझिए, बल्कि आप ये समझिए कि ये जस्ट एक पॉइंट है और उस पॉइंट को हम किस तरीके से कितना जनरल और कितना हम एक मैच्योर वे में ले सकते हैं, बस यही आपको ध्यान रखना है। सो यू नीड टू बी हैविंग अ वैल्यू न्यूट्रलिटी कैरेक्टर। साथ ही साथ में आपका जो दिमाग होना चाहिए वो एक रीजनिंग माइंड की तरफ होना चाहिए। रीजनिंग माइंड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब भी आपके पास में केस स्टडी आएगी और जब भी आपको केस स्टडी लिखना होगा तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस खंगालने होंगे और अगर आप रीजनिंग माइंड यानी क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप एक डिमेंशन छोड़ दे रहे होंगे और वो कहीं ना कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता रहेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ रीजनेबल माइंड। आपका दिमाग हमेशा क्वेश्चन करता रहे, ये भी आपको एक ध्यान रखना है। साथ ही साथ में आपको बैलेंस ऑफ माइंड रखना है। सो दिस इज बैलेंस ऑफ माइंड। बैलेंस ऑफ माइंड रखने का मतलब कभी भी आप किसी एक डायरेक्शन में, किसी एक पर्टिकुलर वे में चले मत जाइए। मतलब आपके आंसर में कोई बायसनेस नहीं दिखनी चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस इन बायसनेस एंड एक्सट्रीम अप्रोच। बायसनेस का मतलब यह होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज में आप बायस्ड हो रहे हैं, मतलब उसकी तरफ जा रहे हैं। एक्सट्रीम का मतलब यह होता है कि आप एक डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, कोई बीच में मझधार में फंसे हुए ना रह करके आप एक कोना ढूंढ रहे हैं कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कभी भी अगर कोई क्राइम होती है या कोई भी एक ऐसा वाकया होता है, कोई एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइंड करना है या कॉन्स्टिट्यूशन को आपको डिफेंड करना है। सो यहां पर कहीं बैलेंस अप्रोच नहीं है, या तो आप डिफेंड करेंगे या फिर आप अगेंस्ट जाएंगे। सो यू हैव टू हैव अ क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू और वो ऑब्वियसली अपने आप में एक्सट्रीम होगा, लेकिन इसमें बायसनेस नहीं आनी चाहिए। कोई इवेंट को लेकर के काश ऐसा होता तो इस तरीके से हो जाता, ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर मगर की कोई कहानी नहीं, हमेशा एक पॉइंट आपको लेकर के चलना होगा। सो यू नीड टू हैव अ बैलेंस ऑफ माइंड। इसके साथ ही साथ में आपको एक कंटिन्यूम अप्रोच रखना होगा। अब ये कंटिन्यूम अप्रोच का क्या मतलब होता है, ये हम लोग जब डिस्कशन करेंगे उस दौरान में आपको समझ में आएगा कि कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आते हैं हमारे पास जहां पर कोई एक्सट्रीम नहीं होता है। देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट, देयर इज अ ग्रे स्केल। हमारे पास एक ग्रे स्केल रहेगी, हमारे पास दोनों का मिक्स एक स्ट्रक्चर निकल के आएगा जिसे हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूम अप्रोच।
ये डिस्कशन के दौरान में हम लोग समझेंगे। सो खैर, सिलेबस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, टॉपिक्स क्या क्या हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने एक बार डिस्कशन कर ही रखा है। सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले जो पॉइंट बताना था वो बता ही रखा गया है। अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं सिलेबस की ओर में, और हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक में हमारा है ह्यूमन एंड एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इसमें इसके एसेंस क्या है, डिटर्मिनेंट्स क्या है एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को ये डिस्कस करना पड़ेगा कि आखिर में व्हाट इज ह्यूमन एक्शन, और उससे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि आखिर में एथिक्स क्या है। So there will be dimensions of ethics, ethics in private and public relation, human value, lessons from the lives and teachings of great leader, reformer and administrator, role of family, society, educational institution in inculcating values। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, बट हम लोग अच्छे से करेंगे। शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक, दैट इज एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। सबसे पहले यहाँ पर यही पॉइंट आता है कि आखिर में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स। आखिर में एथिक्स का मतलब क्या होता है और आखिर में एथिक्स की हमारे समाज में ज़रूरत ही क्या है। कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो आपको याद भी रखने होंगे, जैसे एथिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिलॉसफी की जहां पर सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शंस को हम लोग स्टडी करते हैं। अब ये सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन क्या है, सबसे पहले इसी को जरा डिस्कस करते हैं कि आखिर में ह्यूमन एक्शन क्या है। सो लेट अस स्टार्ट ह्यूमन एक्शन फर्स्ट। ह्यूमन एक्शन का मतलब क्या होता है? सो ह्यूमन एक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके से अगर कोई बंदा कोई एक्शन ले रहा है, लेकिन एक्शन ऐसे नहीं लिया जाएगा। एक्शन के लिए आपके पास में 2-3 तरीके होते हैं। जब भी कोई एक्शन लिया जा रहा है, सो पहले से मान के रखा जाता है कि आपके पास में एक डेलिब्रेट एक्ट हुआ है। मान के रखा जाएगा कि देयर विल बी अ डेलिब्रेट एक्शन हो रहा है एंड दैट इज डेलिब्रेट एक्शन। अब ये जो डेलिब्रेट एक्शन होता है वो 2 तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है जिसे हम लोग बोलेंगे वॉलंटियर, दिस इज वॉलंटियर ह्यूमन एक्शन, और दूसरी हो सकती है जिसे हम लोग बोल सकते हैं इनवॉलंटियर ह्यूमन एक्शन, दिस इज इनवॉलंटियर ह्यूमन एक्शन। वॉलंटियर ह्यूमन एक्शन का मतलब ये हो गया कि जहां पर हम कोई एक्शन ले रहे हैं जान करके वॉलंटियर बेसिस पर। वॉलंटियर बेसिस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास चॉइस है, वी हैव चॉइस, लेना चाहें या नहीं लेना चाहें। सो हमारे पास चॉइस है कि हम कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं कि नहीं लेना चाह रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वॉलंटियर ह्यूमन एक्शन। इनवॉलंटियर का मतलब होता है जहां पर नो चॉइस, देयर इज नो चॉइस, आपके पास में कोई चॉइस नहीं है, और उसको हम लोग बोलेंगे इनवॉलंटियर ह्यूमन एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर बात करें कि अगर हमारा हार्ट बीट कर रहा है, या फिर हमारे लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, या ब्लड वेन्स में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हो रहा है, ये सब इनवॉलंटियर ह्यूमन एक्शन के अंतर्गत आ जाता है। हालांकि बायोलॉजिकल है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी इवेंट्स होते हैं जो कि हम लोग इनवॉलंटियर ह्यूमन एक्शन में लेते हैं। इनवॉलंटियर ह्यूमन एक्शन का मतलब, जैसे अगर मान लेते हैं कि आप स्नीजिंग, खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, या फिर आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, या आप बेसिक नीड्स की रिक्वायरमेंट, मतलब बेसिक नीड्स को आप डिमांड कर रहे हैं, ये सब इनवॉलंटियर ह्यूमन एक्शन में आता है। इसके साथ ही साथ में अगर मान लेते हैं आपको नींद में चलने की प्रॉब्लम है या किसी तरीके की डिसीज है, माना जाता है कि ये सब इनवॉलंटरी ह्यूमन एक्शन के ही अंतर्गत आ जाता है। तो दिस इज स्लीप वॉकिंग, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, दिस इज स्लीप वॉकिंग, एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे ये लिखा जा रहा है, ठीक है। दूसरा होता है जहां पर हम लोग बोलते हैं वॉलंटियर ह्यूमन एक्शन। अब ये जो वॉलंटियर ह्यूमन एक्शन है, इसको भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वॉलंटियर एक्शन ऐसा है जो आप ले रहे हैं कॉन्शियसली, जिसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉन्शियस ह्यूमन एक्शन, कॉन्शियस ह्यूमन एक्शन। दूसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हैबिचुअल ह्यूमन एक्शन, दिस इज हैबिचुअल ह्यूमन एक्शन। कॉन्शियस का मतलब ये हो गया कि आप एक्शन लेंगे ही लेंगे, वो कॉन्शियस बेसिस है। जैसे मान लेते हैं किसी को आप खाना खिला देना, पानी पिला देना, किसी की हेल्प कर देना, ये सब आता है कॉन्शियस ह्यूमन एक्शन के अंतर्गत। हैबिचुअल दूसरी होती है।
हैबिचुअल का मतलब ये होता है जैसे आप जो हैबिट बेसिस पर करते हैं, मतलब कि जो आपकी हैबिट बनी हुई है। जैसे मान लेते हैं कि आप सपोज आप एनिमल लवर हैं और आप जानवरों को खाना खिलाते हैं, वो एक हैबिचुअल हुआ। या फिर मान लेते हैं कि आप सच बोलते हैं तो वो एक हैबिचुअल हुआ, झूठ बोलते हैं वो एक हैबिचुअल हुआ। ये सब हैबिचुअल में चले जाते हैं जो कि आप एक हैबिचुअल बेसिस पर कर रहे हैं। मतलब यहां पर क्या है कि आपको कैटेगराइज करना होता है ह्यूमन एक्शन को अलग अलग तरीके से, वेदर इज इट एथिकल और इज इट मॉरल। हालांकि अभी हम लोग मोरालिटी को डिफाइन नहीं किए हैं, इसलिए इसके आगे मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग वापस आएंगे और मोरालिटी के बेसिस पर डिस्कस करेंगे। जब हम लोग मोरालिटी डिस्कस कर लेंगे देन वी विल कम बैक टू दिस ह्यूमन एक्शन अगेन एंड वी विल डिफाइन द लेटर पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन एक्शन। हम लोग यहां पर फिर देखेंगे कि आखिर में हाउ कैन वी क्लासिफाई दिस वॉलंटियर एंड इनवॉलंटियर ह्यूमन एक्शन इनटू मोरल एंड इमोरल एंड एमोरल एक्शन। तो इसके आगे का भी हम लोग डिसकंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहां से एक बात तो समझ में आ गई कि देयर इज ह्यूमन एक्शन। जब हम किसी ह्यूमन एक्शन को लेते हैं या फिर हम लोग मानते हैं कि डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन हुआ है, तो हम मान के चलते हैं कि ये जो डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन किया गया है, दिस इज डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन, जो ये किया गया है, ये 3 चीजों पर नॉर्मली निर्भर करता है। वो 3 चीज क्या क्या है? एक, नॉलेज है आपको, नॉलेज। दूसरा, आपके पास में चॉइस है यानी वॉलंटियर। और तीसरा, आपके पास में फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ विल या विलिंगनेस जिसको आप बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ विलिंगनेस। छोटा सा एग्जांपल के लेकर के अगर बात करें कि नॉलेज का मतलब क्या है कि आप अगर कोई ह्यूमन एक्शन ले रहे हैं, मान लेते हैं आपने कोई एक्शन लिया, वो आपको पता है, आपकी जानकारी में है कि हाँ ये ह्यूमन एक्शन मेरे द्वारा ही लिया जा रहा है। दूसरा, आपके पास में चॉइस, यानी कि आपके पास में कोई अल्टरनेटिव भी होना चाहिए कि आप चूज कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ विलिंगनेस में जहां पर आपको प्रॉपर फ्रीडम दी जा रही है, आपको एक लिबर्टी मिल रही है कि आप अलग अलग ऑप्शंस में से चुन पाने की स्वतंत्रता रख रहे हो। कहने का मतलब ये है चूज करना और ये है चूज करने की आजादी देना। फॉर एग्जाम्पल, अभी समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं सपोज ये एक आदमी है, ठीक है, ये कोई आदमी है या कोई भी है, मान लेते हैं सपोज एक पर्सन है, दिस कैन बी अ मेल और फीमेल, एनी वन इट कैन बी। मान लेते हैं कि इस बंदे के ऊपर में एक दबाव है किसी एक ग्रुप का, मान लेते हैं किसी एक ग्रुप का एक दबाव है कि भाई आपको अगर अपने फैमिली को बचाना है तो आपको किसी एक थर्ड पर्सन की हत्या करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इस बंदे को मान लेते हैं किसी ए बंदे की हत्या करनी है, मर्डर करना है, ठीक है। अब इसने क्या किया, सपोज मर्डर कर दिया, मान लेते हैं कि इसने मर्डर कर दिया, यानी क्या ह्यूमन एक्शन हुआ है? यस, ह्यूमन एक्शन हुआ है। और वो जो ह्यूमन एक्शन है वो है बेसिकली मर्डर। तो मर्डर हुआ है यानी ह्यूमन एक्शन हुआ है। दूसरी चीज, ये जो ह्यूमन एक्शन हुआ है, क्या जिस बंदे ने किया है क्या उसके नॉलेज में था? तो यस, इस बंदे के नॉलेज में था, क्योंकि इस बंदे ने खुद मर्डर किया है, एंड मतलब होश और हवास में रहते हुए मर्डर किया है। क्या इसके पास में चॉइस थी मर्डर करने की? हाँ बिल्कुल, इसके पास में चॉइस थी कि वो मर्डर कर रहा है, उसने चूज मतलब ये अटेम्प्ट चूज किया है कि वो मर्डर करने जा रहा है। लेकिन क्या वो फ्रीडम थी उसके पास में? फ्रीडम ऑफ विलिंगनेस थी? यहां पर आपके पास आंसर है कि नहीं, इसके पास फ्रीडम ऑफ विलिंगनेस नहीं थी। ही वॉज नॉट हैविंग एन ऑप्शन टू चूज द अल्टरनेटिव, दूसरा अल्टरनेटिव चूज करने की उसके पास में फ्रीडम नहीं मिली थी। तो नॉलेज था, चॉइस थी, लेकिन फ्रीडम नहीं थी। और इस कारण से ये जो ह्यूमन एक्शन आएगा, हम लोग मानेंगे कि कुछ हद तक वो एथिकल सिस्टम में जा सकता है। हालांकि जो जुरिस्डिक्शन होती है इस पर, वो भी इसी तरीके से चलती है। सिमिलरली इसी तरीके से मान लेते हैं कि पैट्रियार्की है हमारे समाज में, सबको पता है। मान लेते हैं कि मैरिज सिस्टम है, सपोज अ मैरिज सिस्टम इज देयर। अब इस मैरिज सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली जो मैरिज होती है वो एक मेल और फीमेल के बीच में होती है। दिस इज अ नॉर्मल केस, नॉर्मल केस, मेल और फीमेल के बीच में शादी हो रही है। अगर आप मेल साइड से देखेंगे, क्या ह्यूमन एक्शन हुआ है? यस, ह्यूमन एक्शन हुआ है, दैट इज मैरिज हो रही है। क्या इस मेल के पास में, क्या इस मेल को नॉलेज है? यस, इस मेल को नॉलेज है कि हाँ मेरी शादी हो रही है एंड आई एम गेटिंग मैरिड, दैट इज ओके, एंड ही हैज एक्सेप्टेड दैट नॉलेज।
दूसरी चीज, क्या इसके पास में चॉइस थी? मेल के पास में पूछा गया होगा भाई शादी करना है कि नहीं करना है, इसी लड़की से करनी है कि किस लड़की से करनी है, तो उसके पास में चॉइस तो थी, मेल के पास में चॉइस थी। क्या उसके पास में फ्रीडम ऑफ विलिंगनेस था? तो आप बोलेंगे यस, लड़के के पास में पहले से विलिंगनेस थी कि ही वॉज हैविंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, अलग अलग अल्टरनेटिव थे, उसमें से किसी एक बंदे को उसने चूज किया और इस चूज करने के दौरान में वो फ्री था। लेकिन वही अगर फीमेल साइड से आप आइए, लड़की की शादी हो रही है, क्या लड़की को पता है? हाँ, लड़की को पता है कि लड़की की शादी हो रही है, यानी उसके नॉलेज में है। क्या उसके पास में चॉइस है? हाँ, शादी करना या नहीं करना ये उसके चॉइस में था, वो मना भी कर सकती थी कि हम शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, तो यस उसके पास में चॉइस भी है। हालांकि कुछ सोसाइटी में चॉइस नहीं होती है। तीसरा आ जाता है फ्रीडम ऑफ विलिंगनेस। क्या इसके पास में ये अल्टरनेटिव जो चूज करने का अल्टरनेटिव था, क्या उसमें लड़की की फ्री विल मांगी गई है? क्या लड़की फ्री थी कि अपने अल्टरनेटिव को चूज कर सके इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी? आंसर है यहां पर नो। और इस वजह से आप ये कहेंगे कि ये जो फीमेल के साथ में मैरिज होती है, ऑब्वियसली देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क इन द एथिकल नेचर ऑफ द मैरिज। तो जब भी हम ह्यूमन एक्शन को इस तरीके से चेक करते हैं, सो ह्यूमन एक्शन जो डेलिब्रेट ह्यूमन एक्शन होता है वो बेसिकली इन 3 पॉइंट्स पर निर्भर करता है। इन तीनों चीज़ों को हम इवैल्यूएट करने के बाद ही हम आगे बोलते हैं वेदर द सिस्टम इज एथिकल और नॉट एथिकल, वेदर द सिस्टम इज एथिकल और नॉट। तो यहां से एक बात समझ में आ जाती है कि यस, एथिकल सिस्टम में हम ह्यूमन एक्शन को इवैल्यूएट करते हैं। सो एथिकल में हम क्या करते हैं, जो ह्यूमन एक्शन होती है उसकी इवैल्यूएशन करते हैं। तो बेसिकली वी आर इवैल्यूएटिंग द ह्यूमन एक्शंस। बढ़ते हैं वापस से, हम लोग जाते हैं अपने वापस से डेफिनेशन की ओर। सो यहां पर क्या बोला गया है, एथिक्स उस ब्रांच ऑफ फिलॉसफी का पार्ट है जहां पर सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन होता है। अब आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक? सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब होता है एक साइंटिफिक स्टडी, और साइंटिफिक स्टडी का मतलब क्या होती है? स्टेज वाइज स्टडी। तो दिस इज स्टेज वाइज स्टडी। और स्टेज वाइज स्टडी का मतलब यही, जब हम पार्ट टू पार्ट अलग अलग ह्यूमन एक्शंस को देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि नॉलेज, चॉइस यानी वॉलंटियरनेस और फ्रीडम ऑफ विलिंगनेस के बेसिस पर देखा जा रहा है और ह्यूमन एक्शन को इवैल्यूएट किया जा रहा है, यानी दिस इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन। तो इट मस्ट बी क्लियर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस, ये सही है या गलत है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन एक्शन को स्टडी किया जा रहा है या फिर इवैल्यूएट किया जा रहा है। साथ ही साथ में जो एथिक्स होता है ये ह्यूमन बिहेवियर को और साथ में ह्यूमन एक्शंस को स्टडी करता है, किसके बेसिस पर? मोरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज के प्रिंसिपल पर। थोड़ा सा यहां पर हो सकता है कि आपको गोलमाल लगे। गोलमाल का मतलब कि आखिर में मोरल क्या होता है, वैल्यू क्या होती है? कुछ होता है, अभी मान के चलिए कुछ होता है वैल्यू। आप ऐसे समझ लीजिए, वैल्यूज जो होते हैं वो बेसिकली ह्यूमन के कैरेक्टर में आते हैं। वैल्यू का मतलब जितने भी आपको एक तरीके से एडजेक्टिव मिलेगा वो सब वैल्यू होता है। करेज, साहस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फलेसनेस, सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है, इसके अलावा कंपैशन, लव, हेट, ये सब के सब जितने भी एडजेक्टिव आपको मिल रहे हैं ये सब वैल्यू होते हैं। कुछ वैल्यू होते हैं जो अच्छे होते हैं, पॉजिटिव नेचर के होते हैं, कुछ वैल्यू होते हैं जो निगेटिव नेचर के होते हैं, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली यहां पर एक बात समझ में आ गई कि जो ह्यूमन बिहेवियर है और जो ह्यूमन एक्शन है, बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर के ही माना जाता है कि जनरल सेंस में जो ह्यूमन बिहेवियर है उसी के अकॉर्डिंगली ह्यूमन एक्शन होगा। तो यही जो आपका ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन एक्शन है उसको मोरल प्रिंसिपल और वैल्यूज के बेसिस पर स्टडी किया जाता है। स्टडी करने का मतलब एक तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है। सो बात समझ में आई कि आखिर में एथिक्स की डेफिनेशन क्या है? तो दिस इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस। कोई भी किया गया कार्य, कोई भी किया गया कृत्य कितना सही कितना गलत है, उसी को सिस्टमैटिक वे में स्टडी करना ही एथिक्स कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन आप बोल सकते हैं कि एथिक्स डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर। ऑब्वियसली एथिक्स जो है वो एक ह्यूमन बिहेवियर को इवैल्यूएट करता है, उसी से डील करता है। ये देखता है कि जो ह्यूमन कंडक्ट है और जो ह्यूमन बिहेवियर है उसका स्टैंडर्ड क्या है, प्लस साथ में क्या ये राइट है या रॉन्ग ह्यूमन कंडक्ट है,
किसके बेसिस पर? बेस्ड ऑन सम एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। अब नया सवाल फंसा कि आखिर में एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। ये जो एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं वो नॉर्मेटिव थ्योरी से डिराइव होते हैं, और ये नॉर्मेटिव थ्योरी क्या होती है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आखिर में ये जो एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स है इसका मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स? सो 1 सेकेंड। सो एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड के बारे में हम बात करते हैं कि आखिर में ये जो हमारा एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड है इसका मतलब क्या होता है। एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड, फॉर एग्जांपल जैसे अगर बात किया जाए, एक समय था जब सती सिस्टम हुआ करती थी। जब सती सिस्टम हुआ करती थी, क्या ये सती सिस्टम आज की डेट में जस्टिफाइड है? आंसर है नहीं, ऑब्वियसली। उस समय सती सिस्टम जो होता था वो जस्टिफाइड हुआ करता था। कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर में एक अत्याचार था, लेकिन उस समय की कंडीशन, मतलब उस समय के टाइम और स्पेस के बेसिस पर जस्टिफाइड था। टाइम एंड स्पेस के बेसिस पर जस्टिफाइड था। उस समय एक्चुअली क्या था कि कई सारे इन्वेजन्स हो रहे थे, इन्वेजन्स, और इस इन्वेजन का सीन ये था कि टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी, एक वुमेन की जो डिग्निटी होती है उसको बचाने के लिए सती सिस्टम को फॉलो किया जा रहा था, या कह लीजिए कि उसको प्रैक्टिस किया जा रहा था। हालांकि जो सती सिस्टम है उसका हमें जो वर्णन है काफ़ी पहले हमारे जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें भी मिलता है, लेकिन खैर उस समय जो चीज़ें चल रही थी इट वॉज एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। लेकिन आखिर में ये हुआ कैसे? सबने एक मूवी देखी होगी, पीके। पीके मूवी सबने लगभग देखी होगी। उस मूवी में एक बार सीन आता है और वहाँ पर बताया जाता है कि किस तरीके से एक मूर्ति रखने के बाद में, और वहाँ पर मतलब 2-4 रुपए एक दान दक्षिणा के रूप में रख देने पर किस तरीके से एक भीड़ लग जाती है। सो इस मूवी में बेसिकली दिखाया क्या गया है और उसके बेसिस पर क्या एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड हुआ है, थोड़ा सा हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आप मूवी में ही देखेंगे, सबसे पहले एक क्या हुआ, पर्सनल यूज में कोई चीज लाई गई। पर्सनल यूज यानी मान लेते हैं कि आपको एक ऑर्थोडॉक्सिटी है या कुछ आपके मन में है कि चलो ठीक है, एक जगह पर अगर हम रोज रोज मत्था टेकेंगे तो हमारा एग्जाम बढ़िया हो जाएगा, या फिर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, या हमारा जो रुका हुआ काम है वो पूरा हो जाएगा। ये तो आपका पर्सनल बिलीफ था, कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्सिटी भी है, लेकिन जो भी है काम हो रहा है तो सब बढ़िया है। तो बेसिकली ये एक पर्सनल बिलीव है और पर्सनल यूज के ही बेसिस पर अल्टीमेटली आया। ये पर्सनल यूज आपका क्या बन गया, ह्यूमन कंडक्ट बन गया। हर बार एग्जाम में जाने से पहले गंगा जल छिड़क करके आप जा रहे हैं। ये आपका ह्यूमन नेचर बन गया कि हर बार आप एग्जाम जब भी कोई सा भी देने जाएंगे, बचपन से लेकर आज तक जो भी एग्जाम देने गए हैं सब में गंगा जल छिड़क करके गए हैं। लकली आप हर बार टॉप किए हैं, हर जगह सेलेक्ट हुए हैं। अब क्या किया आपने या आपके जो घर वाले हैं उन्होंने बगल वाले घर को बता दिया कि भाई हमारा लड़का गंगा जल छिड़क करके जाता है और इस वजह से वो हर एग्जाम में पास हो जाता है, टॉप कर जाता है, हर जगह सेलेक्ट हो जाता है। बगल वाले घर ने कहा कि ऐसा है, जब ऐसी बात है तब तो यार हम भी करेंगे। और इस तरीके से ये जो आपकी पर्सनल हैबिट थी वो धीरे धीरे बगल के बगल घर वालों के साथ साथ ये बन गई एक कम्युनिटी की हैबिट। दिस इज कम्युनिटी की हैबिट बन गई। सब लोग गंगा जल छिड़क करके अब जाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे क्या हुआ, एक सोसाइटी में जहां पर भी वो कम्युनिटी रह रही है, वो कम्युनिटी ने आपस में आने वाले जनरेशन के लिए एक नॉर्म बना दिया कि अब से जो भी लोग एग्जाम देने जाएंगे वो गंगा जल छिड़क करके जाएंगे। क्योंकि सबका एक बिलीफ बन चुका था कि भाई अगर हम गंगा जल छिड़क करके जाएंगे तो एग्जाम बढ़िया हो रहा है। लकीली सबका बढ़िया भी हो गया और इस तरीके से एक नॉर्म बन गया कि आने वाले जनरेशन के लिए भी दिस नॉर्म नीड टू बी फॉलोड। अब ये नॉर्म धीरे धीरे क्या बनेगा, साल 2 साल 10 साल 15 साल, एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन ट्रेडिशन बन गया कि अब तो कुछ भी हो जाए गंगा जल नहीं रहेगा तो हरिद्वार से पहले गंगा जल लेकर के आएंगे, तभी छिड़केंगे, तभी जाकर के हम एग्जाम देंगे। ये ट्रेडिशन को अब क्या होगा, धीरे धीरे फॉलो कराने के लिए, बिकॉज द सोसाइटी, कब तक सोसाइटी इस चीज को प्रोपेगेट करेगी, तो देयर विल बी एन इंस्टीट्यूट, कोई ना कोई एक अब इंस्टीट्यूशन आ जाएगा और ये इंस्टीट्यूशन अब इस चीज को देखेगा कि सब लोग गंगा जल छिड़क करके एग्जाम देने जा रहे हैं या नहीं देने जा रहे हैं। और बाद में क्या होगा, जब ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा,
कोई कंट्री हो जाएगी तो वहां पर क्या है, इस चीज को लेकर के एक लेजिस्लेशन भी बना दिया जाएगा कि अब से गंगा जल छिड़क करके ही सब लोग एग्जाम देने जाएंगे। तो ये बन गया आपका एक एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड। और ये एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड की शुरुआत कहां से हुई थी? पर्सनल बिलीफ से। जितने भी आपको कल्चरल एलिमेंट मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल जितने भी आपको मैरिज एक्ट मिलेंगे, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया या शरिया लॉ हो गया, या फिर आपको जो इस्लामिक मैरिज है, ये सब आपको इसी तरीके के पर्सनल यूज से ट्रेडिशन तक बनते हुए और इंस्टीट्यूशनलाइज होते हुए दिखेंगे, और बाद में अल्टीमेटली इसको लेजिस्लेशन के थ्रू एक इसको लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर दिया गया है। जो भी है, ये बन गया आपका एक एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड। सवाल ये उठता है कि एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड तो बन गया, लेकिन क्या इस एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड क्या ये मॉडिफाई भी हो सकता है? क्या ये डिस्कार्ड भी हो सकता है? या ये परमानेंट सिस्टम है? क्या ये परमानेंट है या फिर टेम्पररी यानी चेंज भी हो सकता है? सीधी सी बात है, हम सब ने देखा है कि जितने भी लेजिस्लेशंस होते हैं उसमें समय समय पर अमेंडमेंट्स भी किए जाते हैं, और अगर अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं दैट मीन्स एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड को हम चेंज भी कर सकते हैं, डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, यानी दिस इज नॉट परमानेंट सिस्टम। विद द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड विल ऑल्सो गेट चेंज। ये भी समय के साथ में चीजें बदलती रहती हैं। कई सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पैर छूने का जो रिवाज है कि भाई अपने सुबह उठ करके बड़ों का पैर छू लेना चाहिए, तो फिर क्या हुआ, पहले पर्सनल यूज था, बाद में लोगों ने देखा हाँ बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, तो कम्युनिटी हैबिट बन गई, नॉर्म बन गया, ट्रेडिशन बन गया, इंस्टीट्यूशन बन गया, लेजिस्लेशन बन गया। और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे देखे होंगे आजकल होली वगैरह के, जब होली का सेलिब्रेशन हो रहा है या दिवाली का सेलिब्रेशन हो रहा है, नॉर्मली पहले के टाइम पे क्या होता था कि सब लोग एक कम्युनिटी में रहते थे, और बाद में जब कोई फेस्टिवल हो जाता था तो रात में एक दूसरे के घर जा करके फिर उसके बाद से वहाँ का खाना पीना और इस तरह से कल्चरल एक्सचेंज होती थी। अब क्या हो गया है, टाइम नहीं है, हर एक घर में जा नहीं सकते हैं, तो फिर क्या हुआ, कुछ लोगों ने क्या किया, यार ऐसा है 4-6 लोगों को एक साथ एक जगह पर बुला लो, एक मीटिंग कर लेते हैं, वहीं पर कल्चरल एक्सचेंज भी हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा, और इस तरीके से हमारा जो मिलन होना है, होली मिलन समारोह होना है, वो भी हो जाएगा। शुरुआत में मेट्रोपॉलिटन सिटी में गया, पहले मेट्रोपॉलिटन सिटी में, क्योंकि सबको दिक्कत है कि भाई समय नहीं है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में हुआ कि चलो ठीक है एक साथ मिलेंगे। अब क्या हुआ, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी से धीरे धीरे नॉर्मल सिटीज़ में आ गया। अब नॉर्मल सिटीज़ के लोग भी कहने लगे कि मेरे पास भी टाइम नहीं है, और जब टाइम नहीं है तो धीरे धीरे पहले पर्सनल यूज़ एंड नाउ कम्युनिटी यूज़। अब धीरे धीरे क्या बन गया, एक रिवाज सा बन गया है कि चलो ठीक है, अब जो है सब लोग एक साथ मिलकर के आ जाएंगे, और मिलने के बाद में अल्टीमेटली फिर जो है सब लोग एक साथ ही जो है होली मिलन समारोह कर लेंगे। हालांकि अभी ऐसा कोई नॉर्म नहीं बना है, जस्ट एक ट्रेडिशन बेसिस पर अभी चल रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है अभी वो इस स्टेज तक आ गया है। हो सकता है आगे इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाए, हो सकता है आगे लेजिस्लेशन इस पर बना दिया जाए, खैर ये जो भी है ये अपना अलग एक मुद्दा बनेगा। बात समझ में आ गई होगी कि हाउ द सिस्टम और एनी एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स आर गेटिंग एस्टैब्लाइज्ड, कैसे सोशली रिकॉग्नाइज होती हैं। तो ये बात है जहां पर आपको सिस्टम मिलेगा एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड को लेकर के। सो दिस इज द मेन थिंग जो कि एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड से हम लोगों को डिस्कस करना था, बात समझ में आ गई होगी। सो यही चीज़ कहा जा रहा है कि जो एथिक्स है वो डील करता है ह्यूमन बिहेवियर के साथ में, स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एंड बिहेवियर, राइट और रॉन्ग ह्यूमन कंडक्ट बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड। कहने का मतलब उस समय की जो सोसाइटी है, उस समय की जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी के हिसाब से क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, ये चीज जो है वो एथिक्स देखता है, जो समय के साथ बदल भी सकता है। समझ में आया? तो ये चीज होती है जो आपको ही चलती है। बाकी नॉर्मेटिव थ्योरी क्या है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। तो ये फिलोसॉफिकल बेसिस चली जाती है, वर्च्यू एथिक्स, डियोंटोलॉजी, टेलियोलॉजी, ये सब चीजें आती हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एथिक्स में देखिए बहुत सारे ऐसे टर्म्स और ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक है। सब एक साथ अगर करने बैठेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो समय के साथ में हम लोग वापस से घूम फिर करके आएंगे और फिर उसके बाद से इसी टॉपिक को वापस से एक बार दोहराएंगे। कई बार आपने मूवी में देखा होगा ना, शुरुआत कहीं से होती है, एक सीन बार बार रिपीट होता है, लेकिन उसका मतलब बार बार
बदलता रहता है। सस्पेंस इसी को बोलते हैं। सो एथिक्स इज नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग। एक बात तो समझ में आ गई, कोई भी चीज़ गलत और कोई भी सही परमानेंटली तो नहीं है। समय के साथ में सही और समय के साथ में गलत हो सकता है। मतलब जो हमारे राजा राम मोहन रॉय थे, वो 1829 के दौरान में उस समय के सोसाइटी के हिसाब से गलत थे, क्योंकि उन्होंने सती सिस्टम का विरोध किया था। साथ ही साथ में जो वीडियो रीमैरिज थी या फिर जो बच्चों की शादियां हुआ करती थी, चाइल्ड मैरिज थी, उसका विरोध किया गया था। सिमिलरली दयानंद सरस्वती के बारे में आप बोल सकते हैं, ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में बोल सकते हैं, जो 1856 के दौरान में वीडियो रीमैरिज के लिए जिन्होंने कैंपेनिंग की थी। तो उस समय के सोसाइटी के हिसाब से ये गलत थे। इनफैक्ट सोक्रेटिस, सुकरात इतने बड़े जो है फिलोसफर होकर के जिन्होंने करेज के बारे में बातें बोली थी और उनको अल्टीमेटली जो उस समय की ग्रीक सोसाइटी थी उन्होंने पॉइजन देकर के मार दिया था, उस समय के सोसाइटी के हिसाब से वो बंदा गलत था। सिमिलरली इसी तरीके से सुने होंगे आपने, इनफैक्ट एक मूवी भी बनी है, मोहम्मद अली मूवी बनी है, जो एक रेसलर हुआ करते थे अमेरिका के, और इन्होंने क्या किया था कि वियतनाम वॉर के दौरान में जो कंट्री है अमेरिका है उसको क्रिटिसाइज किया था। और उस समय अली ने जितने भी ग्रैंड स्लैम या जितने भी अवार्ड्स जीते थे वापस ले लिए गए थे। हालांकि बाद में ये सारे अवार्ड दे करके अल्टीमेटली यूएस का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो उनको दिया गया। तो उस समय, उस टाइम एंड स्पेस के हिसाब से जितने भी हमारे ये लोग थे वो गलत थे, लेकिन अ पार्ट ऑफ टाइम, आफ्टर अ पार्ट ऑफ टाइम यू कैन से कि ये एथिक्स की डेफिनेशन में आए और बताया गया कि आखिर में एथिक्स क्या है। सिमिलरली इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि गांधी इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट चलाए थे। सत्याग्रह आंदोलन हो गया या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया। इन सभी चीजों में अगर देखेंगे तो उस समय के हिसाब से, लॉ के हिसाब से ये गलत थे, लेकिन एथिकली ये करेक्ट थे, क्योंकि जो आजादी है, फ्रीडम है, वो हर एक बंदे का अपना एक बेसिक राइट होता है। तो एथिक्स इज नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, बल्कि ये उसकी ग्रेटनेस में बिलीव करता है, ग्रेटनेस ऑफ राइट एंड ग्रेटनेस ऑफ रॉन्ग। तो बेसिकली यहां पर यही बातें समझ में आती है कि एथिक्स में कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। एथिक्स में एक ग्रे स्केल होती है, जहां पर हम उस ग्रेटनेस को चेक करते हैं कि वेदर द एक्शन इज राइट और रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ इट्स ग्रेटनेस, जो समय के साथ में ऑब्वियसली बदल भी सकता है, चेंज भी हो सकता है। सो एथिक्स इज अबाउट एग्जेम्पलरी बिहेवियर बाय ह्यूमन। इट टॉक्स अबाउट conduct, that is human conduct, on the basis of logic, reasoning, rationality. It deals with human behavior as right or wrong on the basis of rationality, objectivity, logic and reasoning, and therefore it rejects superstition and magical element or anything based on subjective standard which cannot be logicked or objectively standardized. तो यहाँ पर कुल मिलाकर के यही है कि एक तरीके से एथिक्स उन सभी चीज़ों पर बिलीव करेगा जो कि ऑब्जेक्टिवली डिफाइन हो रही होंगी या फिर जिसे हम चेक कर सकेंगे, इवैल्यूएट कर सकेंगे, ह्यूमन एक्शंस को इवैल्यूएट कर सकेंगे। हालांकि ये जो डेफिनेशन हम लोगों ने लिखी है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविज्म की जो डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं इसी तरीके की है। जो पॉजिटिविज्म है वो दिया गया था ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा, जितने ज्योग्राफी वाले, सोशियोलॉजी वाले होंगे उनको पता होगा। इसके अलावा जो एथिक्स है इट डील्स विद वॉलंटियर ह्यूमन एक्शन। कहने का मतलब ये ध्यान से समझिएगा, दिस इज वॉलंटियर ह्यूमन एक्शन। हमने देखा कि जो ह्यूमन एक्शन है यानी जो डिलिबरेट ह्यूमन एक्शन है दो तरीके का है। एक है हमारा वॉलंटियर ह्यूमन एक्शन और दूसरा है हमारा इनवॉलंटियर ह्यूमन एक्शन। लेकिन जो एथिक्स है इट डील्स विद व्हाट, इट डील्स विद ओनली वॉलंटियर ह्यूमन एक्शन, यानी केवल और केवल यही पार्ट है जो एथिक्स की कैटेगरी में आएगा। जो नीचे का पार्ट है दिस डज नॉट कम अंडर एथिक्स, डज नॉट कम अंडर एथिक्स। एथिक्स के अंडर ये नहीं आता है। यानी कि जो इनवॉलंटियर ह्यूमन एक्शन है जहां पर आपके पास में चॉइसेस नहीं है वो एथिक्स के अंदर नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, हम लोग खैर इसको समझ ही लेंगे आगे। सो एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि आखिर में क्या चीज़ है, और बढ़ते हैं आगे और हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस। सो बात करें अगर डिटर्मिनेंट्स की, सो दीज आर डिटरमिनेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्शन। ह्यूमन एक्शन थोड़ा सा हम लोग स्लो इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि टॉपिक नया है, और दूसरी चीज़
कई लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी अगर थोड़ा सा फास्ट करते हैं तो। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन एथिक्स के बारे में, मतलब कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या है कि तमाम पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम ह्यूमन एक्शन नहीं है, दिस इज एक्चुअली एथिक्स, गलती से लिख गया है। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम चेक करते हैं कि कोई भी एक्ट एथिकल है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला पॉइंट तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, डेलिब्रेट ह्यूमन एक्शन ही आएगा। दिस इज डेलिब्रेट ह्यूमन एक्शन। हम लोगों ने एक और बात देख रखी है कि ये जो डेलिब्रेट ह्यूमन एक्शन है वो 3 बातों पर निर्भर करता है। एक आपका है नॉलेज, बंदे की नॉलेज में है कि नहीं है। दूसरा वॉलंटरीनेस, यानी बंदे के पास में चॉइस है कि नहीं है। और फिर है फ्रीडम ऑफ विलिंगनेस, यानी उस चॉइस को चूज करने की फ्रीडम है कि नहीं है। इसके बारे में डिस्कशन कर रखे हैं। मान लेते हैं कि आपने ह्यूमन एक्शन, मतलब डेलिब्रेट जो ह्यूमन एक्शन है वो आपने एक्शन ले लिया, फिर क्या होगा, चेक किया जाएगा आपका पर्पस, कि आपका पर्पस यानी इंटेंशन ये क्या है। मतलब कि चेक किया जाएगा मीन्स एंड एंड्स, कि आखिर में जो आपने एक्शन लिया है क्या वो सच में इंटेंशनली था या अनइंटेंशनल था। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं सपोज मान लेते हैं कि एक हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है। दिस इज सपोज हस्बैंड एंड दिस इज सपोज वाइफ, ये बना दिया वाइफ मैंने। दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद में थोड़ा सा क्रांतिकारी रूप ले लिया है, और क्रांतिकारी रूप लेने के बाद में अब जो अहिंसक था वो हिंसक हो गया है। हिंसक होने का मतलब कुकर दे करके मार दिया गया है। अब कुकर दे के मारा, और जो हमारे मेल थे, हस्बैंड थे, ये थोड़े से क्रिकेट ज़्यादा खेले थे, इन्होंने अपना हवाई शॉट जो आ रहा था इनके तरफ अपना सिर हटाया, और फिर अल्टीमेटली विंडो के सहारे कुकर जो है वो चला गया। ये जो कपल रहते थे, मान लेते हैं वो 12th फ्लोर पे रहते थे। अब 12th फ्लोर से कुकर गिरा है, और वो अब एक प्रोजेक्टाइल मोशन लेते हुए नीचे मिसाइल के तरीके से आ रहा है, और नीचे एक बंदा खड़ा था, मान लेते हैं वो अपने 50s के एज में है, और कुकर उनके सिर पर जा गिरा। अब वो मिसाइल गिरा है एक्चुअल में, कुकर तो गिरा नहीं है, और अचानक से इस बंदे की डेथ हो गई। जो 50s में है ये इसकी डेथ हो गई। जाने वाले को कौन रोक सकता है, डेथ तो हो गई है। लेकिन खैर अल्टीमेटली केस हो गया, केस पहुंचा, और केस पहुंचने के बाद में अल्टीमेटली ह्यूमन एक्शन तो हुआ है, बिल्कुल हुआ है। नॉलेज में था, बिल्कुल नॉलेज में था, फेंक करके मारा गया था, हवाई शॉट था, एकदम परफेक्ट गया था। वॉलंटियरनेस था, हाँ बिल्कुल चॉइस थी, फेंक सकते थे, नहीं फेंक सकते थे। हस्बैंड के पास भी थी कि वो चोट खा सकता था या अपना मुंडी हटा सकता था। फ्रीडम ऑफ विलिंगनेस, बिल्कुल चूज करने की आज़ादी थी कि आप कुकर दे के मार सकते थे या फिर कोई दूसरा ग्लास मान लेते हैं कि जो है फेंक करके मार सकते थे, लेकिन मार सकते थे। यानी ह्यूमन एक्शन जो है वो डेलिब्रेट है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, पर्पस और इंटेंशन, मीन्स एंड एंड। फेंका तो गया था, लेकिन किसके लिए फेंका गया था, हस्बैंड को मारने के लिए फेंका गया था, लेकिन हस्बैंड तो चालाक निकला, उसके कारण से डेथ हो गई है थर्ड पर्सन की। ये इंटेंशनल तो नहीं था, और अगर ये इंटेंशनल नहीं था, इसका मतलब कि अब यहां पर जो केस चलेगा वो अब मिनिमम जुरिस्डिक्शन होती है उस पर चलेगा। यानी इम्प्रिजनमेंट तो होगी खैर, लेकिन वो मिनिमम पर होगी, क्योंकि एक्शन जो था वो इंटेंशनल नहीं था, मारने का नहीं था, इंटेंशन में नहीं किया गया था। तीसरा पॉइंट यहां पर आता है ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन। ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन, इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन का मतलब यह होता है कि जो भी एक्शन लिया गया है उस ऑब्जेक्ट का अपने आप में नेचर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वॉर है, ठीक है, मान लेते हैं वॉर है, या फिर मान लेते हैं कि हेट है, या फिर मान लेते हैं झूठ बोलना है, या फिर मान लेते हैं कि लव है, कंपैशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो वॉर अगर मेरे मुंह से निकलेगा तुरंत आप बोलेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये निगेटिव नेचर का है। हेट नहीं होना चाहिए, निगेटिव नेचर का है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, निगेटिव नेचर का है। कंपैशन होना चाहिए, पॉजिटिव नेचर का है। लेकिन क्या ये एब्सोल्यूट है? ऑब्वियसली नहीं।
दीज डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करते हैं। जैसे मान लेते हैं वॉर हो रही है, और वॉर इन द सेंस होने के पीछे सिंपल कारण है कि हमारी सपोज मान लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नई टेरिटरी को लेकर के विवाद हो गया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नई टेरिटरी को लेकर के विवाद हो गया है। सारे पीस टॉक्स हो चुके हैं लेकिन कोई काम नहीं चल रहा है। पाकिस्तान लगातार अटैक करते आ रहा है, तो इंडिया के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है वॉर करने के अलावा। और इस सेंस में वॉर इज वॉर विल नॉट बी कॉल्ड अनएथिकल। लड़ना पड़ेगा। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, अगर हम अपने एंशिएंट हिस्ट्री में देखा जाए, एंशिएंट हिस्ट्री में यहाँ पर बोला गया था ब्राह्मण का काम है पढ़ाई करना, क्षत्रिय का काम है युद्ध लड़ना, वैश्य का काम है मर्चेंडाइज यानी वही व्यापार करना, और शूद्र का काम है सभी की सेवा करना। तो यहाँ पर जो क्षत्रिय का वर्क है वो है वॉर, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यानी ये भी क्या हो गया, एथिकल इन नेचर। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, ये ऑब्जेक्ट अपने आप में निगेटिव ही रहेगा। यानी एथिक्स को मैटर जो करता है वो सर्कमस्टेंसेस करते हैं, न कि ऑब्जेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां पर एक स्टेटमेंट लिखी जा सकती है कि सर्कमस्टेंसेस, दिस इज सर्कमस्टेंसेस डू नॉट चेंज द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, रादर जजमेंट। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ताज अटैक हुआ है, ठीक है। ताज पे जो अटैक हुआ था, दिस इज ताज अटैक हुआ है। ताज अटैक होने के बाद में सपोज आप वहाँ पर हैं और आप देख रहे हैं कि 4 गुंडे, मतलब 4 टेररिस्ट जो है अभी बचे हुए हैं। 4 टेररिस्ट हैं। आपके पास में एक गन आ गई कहीं से, सपोज आपके पास में एक गन आ गई है और आपके पास में पूरा साइट पड़ा हुआ है और आपके पास में पूरा स्कोप पड़ा हुआ है कि आप इन 4 को शूट डाउन करके ताज के सभी लोगों को बचा भी सकते हैं। ना तो आपको मिलिट्री ट्रेनिंग मिली है, ना तो आप पुलिस में हैं, आप जस्ट एक कॉमन पर्सन हैं। जस्ट एक कॉमन पर्सन, कहीं से आकर के गन आपके पास में गिरी है जो लोडेड है, और वो इतनी कोई हार्ड नहीं है चलाने के लिए, आप चला सकते हैं, और आपके पास में प्रॉपर स्कोप मिला हुआ है कि आप 4 को शूट डाउन करके अपने लोगों को बचा सकते हैं। शूट करने का मतलब क्या है, मर्डर। क्या आप इन 4 टेररिस्ट का मर्डर करेंगे? क्या आप 4 टेररिस्ट का मर्डर करेंगे? सो मर्डर इज मर्डर। मर्डर इज मर्डर मतलब निगेटिव ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो निगेटिव है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि इन 4 को मारने के बाद में आप न जाने कितने लोगों को तो बचा ही लेंगे, प्लस साथ ही साथ में कंट्री को भी सेव कर लेंगे, बिकॉज दे आर टेररिस्ट। तो क्या यहां पर मर्डर करना जस्टिफाइड है? आंसर इज यस। यानी सर्कमस्टेंसेस डू नॉट चेंज द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। मर्डर करना अभी भी निगेटिव नेचर है, बट इट इज जस्टिफाइड नेचर। ये जस्टिफाइड है। समझ आ गया क्या चीज है? सो ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन के बाद में 4th पॉइंट हम लोगों को क्या डिस्कस करना चाहिए? सीधे तौर पे हमें चेक करना चाहिए व्हाट इज सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस क्या आए हैं? अब ये सर्कमस्टेंसेस डिपेंड करता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग बिल्कुल बन सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। चोरी करना अपने आप में क्या है? इज इट एथिकल और अनएथिकल? आप बोलेंगे सबसे पहले चेक करते हैं ह्यूमन एक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। बिल्कुल हुआ है, नॉलेज से हुआ है, वॉलंटियरनेस भी थी, फ्रीडम ऑफ विल भी थी, सब कुछ बढ़िया था। पर्पस और इंटेंशन, बिल्कुल चोरी करने का इंटेंशन था, सब कुछ इंटेंशन था। ऑब्जेक्ट कैसा है? बिल्कुल एक निगेटिव ऑब्जेक्ट है। निगेटिव ऑब्जेक्ट नॉर्मली अनएथिकल होता है, लेकिन डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे। अभी आ गया सर्कमस्टेंस। सर्कमस्टेंस ये कह रही है कि अगर आप किसी व्यक्ति की चोरी करके, मान लेते हैं मेडिसिन आपको चोरी करना है, ठीक है, मेडिसिन आपको चोरी करना है, और मेडिसिन चोरी करके आप किसी की लाइफ बचा सकते हैं, तो चोरी करना गलत नहीं हुआ। ये मान लेते हैं सपोज सब लोगों ने पिक्चर देखी होगी तिरंगा मूवी तो आपने देखी रखी होगी। तिरंगा मूवी में क्या होता है कि जो एक्टर रहते हैं, पॉसिबली आई गेस राजकुमार, तो तिरंगा मूवी में क्या करते हैं, जो टेररिस्ट रहता है बेसिकली
उस टेररिस्ट को 3 मिसाइल लगा रखा होता है। अब 3 मिसाइल्स में जब ये लॉन्च करता है तो लॉन्च करते टाइम पर क्या होता है कि डिटोनेटर पहले से निकाल लिया जाता है एक्टर के द्वारा। चोरी कर ली गई है, लेकिन चोरी किस लिए की गई है? देश को बचाने के लिए की गई है। तो चोरी करना यहाँ पर अनएथिकल नहीं हुआ क्योंकि देश को बचाया गया, यानी सर्कमस्टेंसेस मैटर करते हैं। ठीक है। 5th पॉइंट होता है कि आखिर में फाइनल कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। फाइनल कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? ये कॉन्सिक्वेंस बेस्ड जो होती है उसको बोलते हैं एंड बेस्ड। एंड बेस्ड कहा जाता है ना, अंत भला तो सब भला। यानी कि अंत में अगर किसी की आप लाइफ बचा रहे हैं, डजंट मैटर आपने क्या तरीका अपनाया है, तो लाइफ सेविंग के लिए हमेशा आप एथिकल, आपका जो एक्ट है एथिकल ही माना जाएगा। इस तरीके के ये जो फिलॉसफी है उसको बोलते हैं टेलियोलॉजी फिलॉसफी। टेलियोलॉजी फिलॉसफी हम लोग आगे बात करेंगे, तमाम लोग जीएस मिल वगैरह का नाम हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर टेलियोलॉजी या फिर इसी को बोलते हैं यूटिलिटेरियन फिलॉसफी। यूटिलिटेरियन फिलॉसफी जहाँ पर मैक्सिमम बेनिफिट के बारे में बात की जाती है। खैर, यह हमारे पास आ जाता है टेलियोलॉजी। नाउ द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर आपके पास एक चीज़ आती है कि कई सारे केसेस बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मान लेते हैं कि ये आप हैं, ठीक है, दिस इज़ यू, एंड आपके पास में मान लेते हैं आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी और आपके पास में 2 रोटी है। 2 रोटी है, ठीक है। आपके सामने एक बंदा नहीं 2 बंदा आ गया, ठीक है। आपके पास में 2 बंदा आ गया और दोनों भी इक्वली एकदम बढ़िया से भूखे हुए हैं, एकदम हंगर इंडेक्स में सबसे लास्ट रैंक पे आ रखे हुए हैं। 2 रोटी है आपके पास, क्या करेंगे? और आपको पता नहीं है, मतलब दे आर अननोन पीपल, उनको मतलब ही, आपको मतलब ही नहीं है कि वो दोनों क्या है, कहीं से आता पता कुछ नहीं है। एक ऑप्शन है आपके पास में कि आप दोनों रोटी खुद खा जाएंगे, ठीक है, 2 रोटी खुद खा ले आएंगे, ठीक है, खुद खा जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है कि दोनों को 2-2 रोटी, मतलब दोनों को रोटियां दे देंगे, खुद कुछ नहीं खाएंगे, तो खुद 0 रोटी, ठीक है, खुद, और बाकी दोनों को बांट दिए 1-1 रोटी। फिर अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि सबको 2 रोटी है, 3 लोग हैं, तो सब लोग 1/3, मतलब कि जितना भी पड़ा कि 2/3 पार्ट जो है पा जाएंगे, 2/3 पार्ट। और इस तरीके से सबने थोड़ा थोड़ा खा लिया, लेकिन भूख किसी की नहीं मिटी है। क्या करेंगे आप? व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंस हियर? अगर मान लेते हैं, और सपोज एक एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पर ऐड कर लेते हैं कि अगर नहीं खाए तो मर जाएंगे। अगर आप नहीं खाए 2 रोटी, या मान लेते हैं कि कुछ नहीं खाए, तो आपकी डेथ हो जाएगी। आपने इसको नहीं दिया, उसकी डेथ हो जाएगी, इसको नहीं दिया तो इसकी भी डेथ हो जाएगी। मतलब अंत का सीन ये है, थोड़ी सी भी रोटी मिल जाएगी तो बंदा जीवित रहेगा, अदरवाइज उसकी डेथ हो जाएगी। यहां पर क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि देयर आर सम प्रिंसिपल्स। सम प्रिंसिपल्स का मतलब ये कि जो आपका पब्लिक गुड है वो हमेशा ज़्यादा डोमिनेटिंग रहेगा एज कंपेयर टू प्राइवेट गुड। दूसरी चीज़, हमेशा जो आपका कम्युनिटी गोल होता है, कम्युनिटी गोल, वो हमेशा ज़्यादा डोमिनेटिंग रहेगा एज कंपेयर टू इंडिविजुअल गोल। एंड सिमिलरली इसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल होते हैं वो ज़्यादा डोमिनेटिंग रहेंगे एज कंपेयर टू कम्युनिटी गोल। कहने का मतलब यहां पर आप क्या करेंगे, पहला वाला पॉइंट से आप जाएंगे और 2/3 सबको देंगे, खुद भी खाएंगे। ऐसा नहीं कि खुद परोपकार करते हुए जो है ऊपर चले जाएंगे, खुद भी खाएंगे, बिकॉज पब्लिक गुड ज़्यादा ज़रूरी है, परोपकार भी करना है, अल्टूरिज्म भी करनी है। सेकेंड पार्ट इसी तरीके से आ सकता है कम्युनिटी गोल को लेकर के। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड फैला था। अब कोविड में क्या हो रहा था कि सब लोग अपना अपना मेडिसिन इकट्ठा करके रखे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं है, इकट्ठा करके रखे हुए थे, वेंटिलेटर पहले से जुगाड़ करके रखे हुए थे, लेकिन आपको ज़रूरत अभी नहीं है। सपोज आपके पास में जितने भी मेडिसिन है, रेमडेसिविर और डैपी, तमाम जो है मेडिसिन हुआ करती थी उस समय, मेडिसिन है और साथ में आपके पास में वेंटिलेटर भी है, लेकिन क्या है कि आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दूसरा बंदा है जिसको एकदम सीरियस हालत है, देना ज़रूरी है, नहीं तो उसकी डेथ हो जाएगी। क्या करेंगे आप? हो सकता है आपकी भी तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है, लेकिन इस बंदे की अभी तबीयत खराब है, क्या करेंगे आप? सो सेकंड पार्ट है जो कम्युनिटी गोल है, दिस इज मोर, यू कैन से प्रेफरेबल एज कंपेयर टू इंडिविजुअल, सो यू विल डोनेट दिस। आप उसको दे देंगे, भले उसकी डेथ हुई ना हुई वो बात अलग है।
अभी आपकी तबीयत में कोई दिक्कत नहीं है इसलिए आप उसको दे देंगे। थर्ड पार्ट है ऑर्गेनाइजेशनल। एक केस हुआ था ज्यूस के साथ, जब ज्यूस को मारा जा रहा था जर्मनी में, उस समय क्या हुआ था कि ये जो ज्यूस है वो भाग भाग करके जो है कहीं प्रोटेक्शन ले रहे थे, कहीं शरण ले रहे थे। इस दौरान में क्या हुआ कि एक ऑफिस था, उस ऑफिस में जो ऑफिस था, इस ऑफिस में मान लेते हैं कि 50 एम्प्लॉयज़ हैं, दिस इज़ 50 एम्प्लॉयज़, और ये ऑफिस चल रहा है, दिस इज़ यू, मान लेते हैं यू आर द ओनर। ज्यू आए, कुछ लोग आए, मतलब मान लेते हैं कि 5 ज्यू आए और अल्टीमेटली आपके पास दरवाजे को खटका करके बोलते हैं कि मेरी जान बचा लो, पीछे से लोग आ रहे हैं मारने के लिए, अगर आप मुझे अंदर शरण दे दोगे मेरी जान बच जाएगी, लेकिन अगर शरण नहीं दोगे तो फिर अल्टीमेटली मेरी डेथ हो जाएगी एंड इस तरीके से जो होता है आप मेरी मदद कर सकते हैं। क्या होगा आपका ह्यूमन एक्शन? सो कायदे से यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज 50 एम्प्लॉयज़, लेकिन इनसे आपका कोई नाता नहीं है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो आपके अंडर में, आपके कंट्रोल में है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? क्या उन 50 एम्प्लॉय की जान खतरे में डाल करके इन पाँचों को शरण देंगे, या पाँचों को बोलेंगे भैया ऐसा है 50 लोग हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन 50 की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है, तो हम जो है आपको शरण नहीं दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कायदे से अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कम्युनिटी गोल। तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोटेक्शन करना भी आपके लिए जिम्मेदारी है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोटेक्शन करना। सो यहाँ पर आप कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोटेक्शन करना है मोर इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ दीज 5 GU पीपल टू एंटर इनटू द प्रीमाइस। लेकिन यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट ये है यहाँ पर लाइफ इन्वॉल्व है। जहाँ पर भी ये ध्यान रखिएगा, ये जो हम लोगों ने ऊपर पॉइंट डिस्कस किए हैं, पब्लिक गोल, प्राइवेट गोल, कम्युनिटी गोल, इंडिविजुअल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कम्युनिटी गोल, अगर किसी पॉइंट पर लाइफ इन्वॉल्व हो जाएगी तो लाइफ को हमेशा आपको प्रायोरिटी देनी है, लाइफ को हमेशा प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि एक बार चली गई तो वापस नहीं आ सकती है। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर लाइफ का इन्वॉल्वमेंट कहीं पर आ रहा है और अगर आपके पास में ऑप्शन मिल रहा है, देन आप क्या करेंगे कि उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना है कि कोशिश करनी है, यू विल ट्राई टू प्रोटेक्ट द लाइफ। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप जो है बचा ही लेंगे, बचाना ना बचाना वो तो खैर आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप कोशिश करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। समझ आ गया क्या चीज़ है? तो ये हो जाता है कॉन्सिक्वेंस बेसिस, और इस तरीके से आपने देख लिया कि व्हाट आर द डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस ह्यूमन एक्शन और हाउ द एथिक्स विल इवेलुएट द ह्यूमन एक्शन। ठीक है, सो ये हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स हो जाते हैं जिसके बेसिस पर हम लोगों ने देखा। एक सवाल और आता है, केस स्टडी के फॉर्मेट में ही देख लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका सपोज ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा मान लेते हैं कि 2 साल का है, 2 साल नहीं, 2 साल ज़्यादा छोटा हो गया, 3 साल का है। 3 साल वाले बच्चे जो होते हैं बड़े मतलब क्रांतिकारी टाइप होते हैं, कोई भी सामान पाते हैं उठा फेंक देते हैं। अब क्या है कि मान लेते हैं फिर वही इसी 12th बिल्डिंग में इन्हीं दोनों हस्बैंड वाइफ का मान लेते हैं कि बच्चा है, 3 साल का है। माता पिता इतने क्रांतिकारी हैं तो बच्चा और क्रांतिकारी निकल गया। 12th फ्लोर से इसने क्या किया कि कोई एक सामान है, मान लेते हैं मोबाइल ही है, मोबाइल उठा करके, और मान लेते हैं कि मोबाइल जो है कभी किसी ज़माने में नोकिया आता था, बड़ा पावरफुल होता था, नोकिया का मोबाइल से दे मारा नीचे बेचारे ये जो पहले जो बूढ़े थे 50 ईयर्स वाले, वो मान लेते हैं पति वाले कुकर से किसी तरह से बच गए, हॉस्पिटलाइज हुए, वहाँ से मान लेते हैं कि जान बच गई, वापस आ गए। लेकिन इस बार मिसाइल आ रहा है नोकिया का मिसाइल आ रहा है, और यहाँ पर जैसे ही इनके हेड पे पड़ा, हेड यहीं से ब्लास्ट हो गया और अल्टीमेटली इनकी डेथ हो गई। इस बार डेथ किसने की, मतलब कि हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? दिस किड, ये छोटा बच्चा 3 साल का। जो 3 साल का बच्चा है, क्या इसकी ट्रायल होगी? आईपीसी के हिसाब से अगर बात करें तो 7 साल से नीचे का बंदे का ट्रायल नहीं हो सकता है। फिर क्या होगा? इनके माता पिता पर चलेगा ट्रायल। क्यों? क्योंकि बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखना था, बच्चा छोटा है तो यू नीड टू टेक सम मेजरमेंट, पहले से ही आपको कुछ मेजर्स लेकर के रखने होते हैं। खैर जो भी है, पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये जो बच्चा है, इसका जो डिलिबरेट ह्यूमन एक्शन है उसमें इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं था, प्लस साथ ही साथ में जो सर्कमस्टेंसेस थे वो भी मारने वाले नहीं थे। मतलब कि इसने फेंका लेकिन वो अनजाने में फेंका था, इंटेंशन नहीं था। दूसरा, फेंका जब था तो वो केवल और केवल बचपने में फेंक दिया था, वो ऐसा नहीं था कि हम
किसी को मारने के लिए फेंक रहे हैं या फिर नीचे जाकर के बंदे की डेथ ही हो जाएगी, जो भी होगा। तो इस तरीके से जो होता है बच्चे के जो ह्यूमन एक्शंस होते हैं उसको भी दे आर नॉट सब्जेक्ट टू एथिकल स्क्रूटिनी, ये भी एथिकल स्क्रूटिनी के अंतर्गत नहीं आता है। बात समझ में आ गई क्या क्या चीज़ें हैं। बढ़ते हैं आगे और कुछ डिमेंशंस ऑफ एथिक्स के बारे में अगर बात करें कि व्हाट आर द डिमेंशंस ऑफ एथिक्स। अब देखिए, जो एथिक्स होता है वो टाइम और स्पेस के साथ में बदलता रहता है। ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि टाइम और स्पेस के साथ में ये बदलता रहता है। टाइम और स्पेस के साथ में बदलने का मतलब ये हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफिकल कंडीशंस। ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में अगर बात किया जाए, जैसे मान लेते हैं कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो टेम्परेचर ऑब्वियसली आपकी क्लोथिंग्स, आपका जो पहनावा है उसको काफ़ी ज़्यादा जो होता है इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। अब जैसा मान लेते हैं क्लोथिंग्स में अगर आप देखिए तो वेस्टर्न कल्चर में अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न कल्चर जो है वो स्कर्ट कल्चर है, वेस्टर्न में स्कर्ट कल्चर चलती है। अब हमारे यहाँ पर देखेंगे इंडियन कल्चर में, तो इंडियन कल्चर में क्या है, साड़ी चलती है, तो दिस इज साड़ी। इंडियंस जो है वो वेस्टर्न कल्चर को बोल सकते हैं कि यार आप स्कर्ट पहनते हो आपकी टांगें दिखती हैं, वेस्टर्न वाले बोल सकते हैं कि यार आप साड़ी पहनते हो आपका पेट दिखता है। तो कौन सा एथिकल हुआ। अब यहाँ पर जो बेसिकली क्लोथिंग्स है वो अगेन टेम्परेचर डिराइव्ड है। सिमिलरली इसी तरीके से आप इंडिया में ही रहते हुए बात कर सकते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया के जो लोग होते हैं वो बेसिकली नॉर्मल पैंट पहनते हैं। साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो वहाँ पर क्या पहनते हैं, धोती या फिर लुंगी पहनते हैं, धोती या फिर लुंगी पहनते हैं। तो ये उनके पहनावा जो है कहीं ना कहीं उनके टेम्परेचर पर डिफाइन होती है, टेम्परेचर के ही बेसिस पर चलती है। एल्कोहल कंजम्पशन, दिस इज एल्कोहल कंजम्पशन। या फिर जो स्पाइसेस होते हैं, अब जैसे अल्कोहल कंजम्पशन या जो स्पाइसेस होते हैं वो बेसिकली टेम्परेचर अगर बहुत कम रहे तो उससे अपने शरीर को बचाने के लिए करते हैं। तो इस वजह से जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पर अल्कोहल का बड़ा ही मतलब फ्रीक्वेंट तरीका है, बहुत आराम से आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये इसेंशियल चीज़ है। वहाँ पर बिना इसके आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम रहता है। लेकिन वही अगर इंडिया में आ जाएंगे तो फिर क्या है, इंडिया में आ जाएंगे तो आप सीधे बोलेंगे दिस इज इंटॉक्सिकेंट, ये जो है ये टॉक्सिक एलिमेंट है और हमें इसको बैन करना पड़ेगा। और इसीलिए आपको डीपीएसपी में इसको बैन करने के लिए बोला भी गया है, मतलब कि वी शुड प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट स्पेशली द अल्कोहल पार्ट। और इसी वजह से कई सारे स्टेट जो होते हैं अल्कोहल को बैन भी कर सकते हैं। ये तो हो गए टेम्परेचर को लेकर के, जहां पर आपके पास में अलग अलग पॉइंट मिल गए हैं। सिमिलरली इसी तरीके से आप बात कर सकते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशन को ही लेकर के एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, दिस इज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अब एग्रीकल्चर हर जगह तो पॉसिबल है नहीं, अरब वगैरह में कहाँ एग्रीकल्चर पॉसिबल है। तो एग्रीकल्चर जहाँ पर होगा वहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो वेजिटेरियन फूड है वो ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर एग्रीकल्चर अवेलेबल नहीं है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर नॉन वेजिटेरियन फूड लोग खाएंगे। तो क्या हम बोले कि वेजिटेरियन खाना अनएथिकल है, आप आंसर बोलेंगे नहीं, बिकॉज दिस डिपेंड्स ऑन द ज्योग्राफिकल कंडीशन। ऑब्वियसली आप अरब के एरिया में हैं जहाँ पर आपके पास में फूड अवेलेबल नहीं है, डेजर्ट एरिया है, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, देन रोजमर्रा के लिए डेली बेसिस के लिए यू नीड टू कंज्यूम दिस नॉन वेजिटेरियन फूड एंड दैट इज एथिकल इन देयर कल्चर। उनके कल्चर में ये चीज़ एथिकल हो जाएगी, जानवरों को मारना एथिकल हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में बात करें तो अब मान लेते हैं कि सपोज पॉपुलेशन है, ठीक है, और मान लेते हैं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जैसे इंडिया की लगातार बढ़ते आ रही है, हाई पॉपुलेशन है। अगर मान लेते हैं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहेगी तो सिंपल सी बात है रिसोर्स जो है वो रिलेटिवली कम हो जाएंगे, तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स हो जाएगा। तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स, जब स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स हो जाएगा तो सिंपल सी बात है देयर विल बी कॉम्पिटिशन, एक कॉम्पिटिशन जनरेट हो जाएगा। कॉम्पिटिशन, ठीक है यार, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन। तो जब कंपटीशन जनरेट होगा तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली यहां पर आपको कोऑपरेट करना चाहिए, दिस इज कोऑपरेशन, कोऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे एक ट्राइब है उबंटू ट्राइब, आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिस्टम आता है, लैपटॉप वगैरह आती है, उसमें उबंटू भी होता है जो कि एक ओपन सॉफ्टवेयर होता है। उबंटू का मतलब, उबंटू वाले लोग क्या करते हैं, ये इनकी कोऑपरेशन होती है, ये लोग साथ साथ में चलते हैं, 2 रोटी खाएंगे सब खाएंगे। फिर एक बार रेस हुई थी और रेस में उबंटू ट्राइब को भगाया गया था। भगाने के बाद में हुआ क्या, जो फर्स्ट आ रहा था वो रुक गया, सब साथ में गए और सब साथ में फर्स्ट आ गए।
तो बेसिकली क्या है, उबंटू ट्राइब का ये कहना है कि हम आपस में compete क्यों करें, हम सब साथ चलेंगे, हम कोऑपरेट करेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे ट्राइबल कल्चर्स में, इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट के कल्चर्स में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा जहाँ पर लोग जो है आपस में कोऑपरेट करके रहते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है डेमोग्राफिक कंडीशंस को लेकर के, जहाँ पर कोऑपरेशन होती है। कंपटीशन जनरली वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा जहाँ पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी रहेगी। इसके अलावा हो सकता है सेक्स रेशियो। मान लेते हैं वॉर हो गया, जितने मेल थे उनमें आधे की डेथ हो गई, अब आधी महिलाएं विडो हो गई। अगर महिलाएं विडो हो गई तो सिंपल सी बात है, उनको देखने वाला, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला, रिसोर्सेज प्रोवाइड करने वाला नहीं है। क्या करेंगे आप सोसाइटी में? आप कहेंगे पॉलीगैमी करो। पॉलीगैमी, एक व्यक्ति कई सारी महिलाओं से शादी कर सकेगा। और इस तरीके से पॉलीगामी में बेसिकली जितनी भी वीडियोस थी उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, या फिर कह लीजिए कि प्रोटेक्शन दे दिया गया। सो पॉलीगैमी इज एथिकल नाउ, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से अगर बात करें हम डाइवर्सिटी को लेकर चलते हैं, दिस इज डाइवर्सिटी। अगर डाइवर्सिटी है तो दो तरीके की सोसाइटी हो सकती है। एक हो सकती है आपकी होमोजीनियस सोसाइटी, दूसरी हो सकती है हेट्रोजीनियस सोसाइटी। अब यहाँ पर भी सेम वही केस आता है। अगर होमोजीनियस सोसाइटी है तो देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हेट्रोजीनियस सोसाइटी रहेगी तो हो सकता है कि आपस में क्लैशेस वगैरह भी आ सकते हैं। लेकिन अगर डाइवर्सिटी है तो सिंपल सी बात है कि हमें कोऑपरेशन भी देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल हिंदू मुस्लिम, नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर हिंदू मुस्लिम लोग एक साथ रहते हैं। स्पेशली बेंगलोर का केस आपको याद होगा, साल 2 साल पहले की बात है, जहाँ पर कम्युनल फाइट्स करने की कोशिश की गई थी लीडर्स के द्वारा। लेकिन वहाँ पर जो लोग थे हिंदू मुस्लिम पीपल, दे कोऑपरेटेड देमसेल्व्स, एक दूसरे को कोऑपरेट किए। और कोऑपरेट करने का नतीजा ये निकल करके आया कि वहाँ पर कोई हिंसा नहीं भड़कने पाई, कंट्रोवर्सी नहीं होने पाई। और इनफैक्ट इस तरीके के हमें तमाम एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, जहाँ पर हिंदू ने मुस्लिम की सहायता की और मुस्लिम ने हिंदू की सहायता की। तमाम एग्जाम्पल मिल जाते हैं जो कि डाइवर्सिटी की कंडीशंस मिल जाती है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप पॉलिटिकल बेसिस पर आ जाए तो पॉलिटिकल कंडीशन में दो तरीके की हो सकती है। एक हो सकती है जो आपकी डेमोक्रेटिक कंडीशन है, और दूसरी हो सकती है जो डिक्टेटोरियल रहेगी। डिक्टेटोरियल, जो डेमोक्रेटिक रहेगी वहां के लोगों में लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वलिटी, इन प्रिंसिपल्स पर ये लोग बात करेंगे, डिमांड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप, अगर आप यूरोप में जाएंगे तो वहां पर बेसिक एसेंशियल चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। एक छोटा सा एग्जांपल लें, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो यूके की प्राइम मिनिस्टर थी, यूके की प्राइम मिनिस्टर ने अपने फाइनेंशियल कुछ डिसीजंस लिए थे, और वो जो फाइनेंशियल डिसीजंस लिए गए थे, जो फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाई गई थी, वो फेल हो गई थी। और फेल होने का नतीजा ये निकल करके आएगा कि लोगों के पास में फ्रीडम है, लिबर्टी है, चॉइस है, और उन्होंने एजिटेशन किया, प्रोटेस्ट किया, और अल्टीमेटली यूके की जो पीएम है उनको रेजिग्नेशन देना पड़ गया। दिस इज डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। डिक्टेटोरियल में क्या आपको लगता है ऐसा होगा? डिक्टेटोरियल में तमाम आपने अमेरिकन रिवॉल्यूशन के दौरान में या फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान में देखा होगा आपने कि कई सारे पॉलिसीज बनाई जाती थी जिसको लोगों के ऊपर थोप दिया जाता था। स्पेशली फ्रेंच रिवॉल्यूशन थोप दिया गया लोगों के ऊपर में, और इस तरीके से लोग फॉलो करना ही पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया में आ जाइए, सेम वही केस है नॉर्थ कोरिया में भी, कि जो बोल दिया गया वही है। माहिष्मती का ये एक वचन है और दिया गया वचन ही शासन है। तो बेसिकली ये हो गया जो डिक्टेटोरियल रोल में आ जाता है, जहाँ पर जो डिक्टेटर ने बोल दिया वो अपने आप में कंप्लीट स्टेटमेंट है, वही पॉलिसी है। यानी कि यहाँ पर लिबर्टी, फ्रीडम और जो इक्वालिटी का जो वैल्यू होता है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। people you can say they will not be having that kind of exploration, that kind of mental ability जो कि डेमोक्रेटिक लोगों के पास में होगी। सिमिलरली इसी तरीके से इकोनॉमिक कंडीशन में आ जाइए। इकोनॉमिक कंडीशन में अगर आएंगे तो दो तरीके का हो सकता है। एक होगा जो प्राइमरी एक्टिविटी बेस्ड होगा, और दूसरे होंगे जो मान लेते हैं टर्शरी या सेकेंडरी बेस्ड होंगे। जो प्राइमरी बेस्ड होगा वो एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो गया कि जो जहाँ का है वहीं इंडिजिनस ही रहेगा, यानी वो क्या है, उसी ज़मीन और वहीं पर रह गया, यानी स्टीरियोटाइप होगा, स्टीरियोटाइप रहेगा, क्योंकि उसको कहीं जाना नहीं है, फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेडिशनल रहेगा।
ट्रेडिशंस को फॉलो करता हुआ रहेगा, रिजिड रहेगा, नॉर्मली रिजिड रहेगा। इसके अलावा स्टैटिक रहेगा, मतलब अपने आप को बदल नहीं सकता है। लेकिन जो टर्शरी है उसका तो आज कहीं और काम कर रहा है, कहीं और उसका ट्रांसफ़र हो गया। दिस इज़ बेसिकली सर्विस बेस्ड। तो जो सर्विस बेस्ड होगा वो क्या होगा? डायनामिक होगा। डायनामिक क्या ये स्टीरियोटाइप होगा? नहीं, ये क्या होगा? लिबरल होगा। लिबरल, इसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो वेजिटेरियन खा रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं, इसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो चिकन खा रहा है, मटन खा रहा है, बीफ खा रहा है या फिर पोर्क खा रहा है। ट्रेडिशनल की जगह पर ये बंदा क्या होगा? डायनामिक होगा। दिस इज डायनामिक। रिजिड की जगह पर फ्लेक्सिबल होगा, चीज़ों को अडॉप्ट करने वाला होगा। और स्टैटिक की जगह पर ये डायनामिक होगा और साथ ही साथ में यूनिवर्सल वैल्यू को ये तवज्जो दे रहा होगा। दिस इज यूनिवर्सल वैल्यूज। रिलीजियस कंडीशन में इसी तरीके से आ जाए तो रिलीजियस कंडीशन में भी सेम इसी तरीके से आप बातें कर सकते हैं कि आप वेदर यू आर प्रैक्टिसिंग व्हाट काइंड ऑफ रिलीजन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि बुद्धिज्म में अगर बात किया जाए तो बुद्धिज्म में यहां पर चलता है मिडिल पाथ। मिडिल पाथ, मिडिल पाथ का मतलब क्या हो गया? बैलेंस। तो बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है, बैलेंस इन सोसाइटी। लेकिन वही अगर बात करें, हम लोग बात करें जैन धर्म के बारे में, तो ये अपना एक्सट्रीम नेचर का रहता है। दिस इज एक्सट्रीम। और एक्सट्रीम नेचर का मतलब है कि देयर विल नॉट बी एनी बैलेंस, यानी कि नो कॉम्प्रोमाइज विद द, दिस इज नो कॉम्प्रोमाइज विथ द बिलीफ। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम इस्लाम में भी आ जाते हैं तो यहां पर भी एक्सट्रीम नेचर हमें देखने को मिल जाता है। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज विद द बिलीफ। तो डिपेंड करता है रिलीजियस कंडीशंस पे भी। ये सारी कंडीशंस अल्टीमेटली सोसाइटी को, उसका जो ह्यूमन एक्शन होता है, सोसाइटी से जो ह्यूमन है उसके ह्यूमन एक्शन इन्हीं सब चीज़ों से डिराइव होते हैं। और इसी कारण से यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि व्हाट आर द डिफरेंट डिमेंशंस ऑफ एथिक्स, कहाँ से ये जो एथिक्स है वो निकल करके आती है या किस तरीके से ये एथिक्स डेवलप होती है। ध्यान आपको ये रखना है कि जो बेसिक डेफिनेशन हमारी थी एथिक्स की, जहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कि जो एथिक्स होता है वो समाज के सोशल नॉर्म के बेसिस पर ह्यूमन कंडक्ट और ह्यूमन बिहेवियर के द्वारा जो इस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड है, उस इस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड के बेसिस पर हम चेक करते हैं कि जो ह्यूमन एक्शन है वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो ये हम लोगों ने देखा डिमेंशंस ऑफ एथिक्स के बारे में कि आखिर में किस तरीके से चीज़ें चलती हैं और किस तरीके से चीज़ें नहीं चलती हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया एसेंस एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और ओके, सो एक क्वेश्चन है जो आप लोग लिखिएगा और हम लोग डिस्कशन फिलहाल यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग बात करेंगे एथिक्स एंड मोरालिटी के बारे में। हालांकि ये भी एक लंबा डिस्कशन होगा जिस पर हम लोग काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोरालिटी, एथिक्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि स्टेट पीसीएस में आया हुआ था, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस साथ में करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको आइडिया लगेगा कि क्या चीज़ है। कोई बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें लिखना नहीं आ रहा है, बुकिश लैंग्वेज नहीं आ रही है, क्या स्ट्रक्चर होगा क्या नहीं होगा। जस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 150 वर्ड लिखना है, ओनली एंड ओनली 150 वर्ड। डजंट मैटर कि आप लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे हैं, क्या हो रहा है, आप बस लिखिए पहले। सो क्वेश्चन इज व्हाई एथिक्स इज रिलेटेड टू रेशनल ह्यूमन लाइफ ओनली। और ये हम लोगों ने आज की क्लास में ही डिस्कस किया हुआ है। जितने भी हम लोगों ने पार्ट किए एथिक्स के जो बेसिक डिमेंशंस है और बेसिक चीज़ें हैं उस पर लेकर के ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। तो एक बार लिखिएगा, कोई डाउट रहेगा तो फिर हम लोग बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोरालिटी को डिस्कस करेंगे और इस तरीके से 1 बाय 1 करके टॉपिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर ये स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।